हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में विद द हेल्प ऑफ एमसीक्यूज। बैलेंस ऑफ पेमेंट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के रिगार्डिंग आज हमारे पास सेकेंड पार्ट है, जिसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि आखिरकार करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट को बैलेंस कैसे करते हैं, ओवरऑल बैलेंस कैसे फाइंड आउट किया जाता है, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कैसे अटेंड किए जाते हैं। और इसी लेक्चर के लास्ट में हम कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चंस भी ट्राई करेंगे। चलिए सबसे पहले आपको बता दें कि अब तक जितने भी लेक्चर्स हमने अपलोड किए हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के, माइक्रो इकोनॉमिक्स के या फिर इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के, उन सभी लेक्चर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप जाकर देख सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में फर्स्ट कंपोनेंट हमारे पास होता है करंट अकाउंट का। तो सबसे पहले करंट अकाउंट को बैलेंस कैसे किया जाता है, यह डिपेंड करता है उनके कंपोनेंट्स के ऊपर। करंट अकाउंट में बेसिक दो ही कंपोनेंट्स होते हैं, जिसमें हम इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सेकंड इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज को रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन इन दो कंपोनेंट्स की हेल्प से अगर हमें करंट अकाउंट को बैलेंस करना है तो हमारे पास 4 फॉर्मूलाज हो सकते हैं करंट अकाउंट को बैलेंस करने के लिए, जो हमें यहां पर गिवन है। बैलेंस इज रिलेटेड टू करंट अकाउंट। इसमें फर्स्ट हमारे पास आता है ट्रेड बैलेंस। अब जैसे कि आपको पता है, ट्रेड बैलेंस इज रिलेटेड टू इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, जिसको हम विजिबल ट्रेड भी कहते हैं, जिसको हम मर्केंडाइज भी कहते हैं। अगर आप सिर्फ गुड्स का बैलेंस करना चाहते हो, जो भी गुड्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट की गई हैं, आप सिर्फ उसका बैलेंस फाइंड आउट करना चाहते हो, तो आपको क्या करना है, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स में से इंपोर्ट ऑफ गुड्स को माइनस कर देना है, तो आपके पास बैलेंस आ जाएगा। अगर आपके एक्सपोर्ट्स ज्यादा हैं एज कंपेयर टू इंपोर्ट, इन दैट सिचुएशन आपका ट्रेड बैलेंस जो है वो पॉजिटिव होगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आपके जो एक्सपोर्ट्स हैं वो है $100 के, लेकिन आपने इंपोर्ट किया है $80 का। इन दैट सिचुएशन $20 आपके पॉजिटिव होंगे ना। इसका मतलब अमेरिका से आपने $20 लेने हैं, क्योंकि आपने एक्सपोर्ट ज़्यादा किया है, सेल ज़्यादा की है। लेकिन अगर आपके एक्सपोर्ट्स कम हो जाते हैं और आपके इंपोर्ट्स ज़्यादा हो जाते हैं, इन दैट सिचुएशन आपका जो ट्रेड बैलेंस आएगा वो नेगेटिव होगा, क्योंकि आपने परचेजिंग ज़्यादा की है, सेल कम की है। फर्स्ट बैलेंस जो करंट अकाउंट से रिलेटेड है वो है ट्रेड बैलेंस, जिसमें हम बैलेंस ऑफ गुड्स का फाइंड आउट करते हैं, विजिबल ट्रेड का बैलेंस फाइंड आउट करते हैं। वो पॉजिटिव हो सकता है यानी सरप्लस ट्रेड बैलेंस, या फिर वो नेगेटिव हो सकता है यानी डेफिसिट ट्रेड बैलेंस। सिमिलरली अगर हम गुड्स और सर्विसेज का बैलेंस फाइंड आउट करना चाहते हैं, यहां पर सर्विसेज कौन सी, नॉन फैक्टर सर्विसेज। प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको एक्सप्लेन किया था, नॉन फैक्टर सर्विसेज ऐसे सर्विसेज होती हैं जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में काउंट नहीं होती। ये एक्स्ट्रा सर्विसेज होती हैं, जैसे बैंकिंग सर्विसेज, इंश्योरेंस सर्विसेज, कम्युनिकेशन सर्विसेज। अगर आप इनका बैलेंस फाइंड आउट करना चाहते हो तो आपको एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का डिफरेंस ही लेना है। जैसे यहां पर आपने एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का डिफरेंस लिया है ना, बस वैसे ही आपको यहां पर भी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का डिफरेंस ही लेना है। लेकिन यहां पर ट्रेड बैलेंस था, इसलिए आपने गुड्स को बैलेंस करने के लिए एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट ऑफ गुड्स को लिया था। लेकिन अगर आपने गुड्स और नॉन फैक्टर सर्विसेज का बैलेंस फाइंड आउट करना है, इन दैट सिचुएशन आपको एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, नॉन फैक्टर सर्विसेज माइनस करना पड़ेगा इसमें से इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड नॉन फैक्टर सर्विसेज। यानी जो भी गुड्स आपने सेल की हैं, जो भी नॉन फैक्टर सर्विसेज आपने प्रोवाइड की हैं वर्ल्ड की दूसरी कंट्रीज को, उसमें से आपने माइनस कर देना है इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड नॉन फैक्टर सर्विसेज। यानी जो भी सर्विसेज आपने परचेज की हैं, जो भी गुड्स आपने परचेज की हैं वर्ल्ड की दूसरी कंट्रीज से, वो आपको माइनस कर देना है, तो आपके पास बैलेंस आ जाएगा। और इसका बैलेंस पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। अगर एक्सपोर्ट्स ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू इंपोर्ट, तो आपका बैलेंस पॉजिटिव होगा। वहीं पर अगर आपके इंपोर्ट ज्यादा होंगे
तो आपका बैलेंस नेगेटिव भी हो सकता है। थर्ड बैलेंस हमारे पास आता है इनविजिबल बैलेंस। अब जैसे कि आपको यहां पर पता है, इनविजिबल बैलेंस मतलब हम यहां पर सर्विसेज की बात कर रहे हैं। सर्विसेज तीन तरह की होती हैं। पहली फैक्टर सर्विसेज, सेकंड नॉन फैक्टर सर्विसेज, और थर्ड हम इनविजिबल ट्रेड में ही ट्रांसफर सर्विसेज भी इंक्लूड करते हैं। ट्रांसफर पेमेंट या फिर करंट ट्रांसफर जिनको कहा जाता है। सो अगर आप सिर्फ और सिर्फ इनविजिबल बैलेंस ही फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आपको ये तीनों सर्विसेज का एक्सपोर्ट और इन तीनों सर्विसेज का इंपोर्ट डिफरेंस फाइंड आउट करना है। यानी अगर आपने कोई भी फैक्टर सर्विसेज, नॉन फैक्टर सर्विसेज और ट्रांसफर सर्विसेज एक्सपोर्ट की हैं तो उसमें से आपने इंपोर्ट ऑफ फैक्टर सर्विसेज, नॉन फैक्टर सर्विसेज एंड ट्रांसफर सर्विसेज माइनस करना है। और यहां पर भी कंडीशन वही है, बस फॉर्मूला चेंज है। बैलेंस ट्रेड वाला सिर्फ गुड्स को काउंट करता है, बैलेंस गुड्स और नॉन फैक्टर सर्विसेज वाला गुड्स और नॉन फैक्टर सर्विसेज को काउंट करता है। सिमिलरली बैलेंस इनविजिबल ट्रेड वाला, इनविजिबल गुड्स वाला, इनविजिबल सर्विसेज वाला सिर्फ और सिर्फ सर्विसेज को ही इंक्लूड करता है। और अगर आपको ओवरऑल करंट अकाउंट का बैलेंस फाइंड आउट करना है तो इसमें आपको जितने भी गुड्स और सर्विसेज है, जितने भी इंपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज है, वो सारे इंक्लूड करने पड़ेंगे। सो ये आपको फॉर्मूलाज न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए याद रखने हैं। ट्रेड बैलेंस, गुड्स एंड सर्विसेज बैलेंस, इनविजिबल बैलेंस एंड करंट अकाउंट बैलेंस। अब अगर हम बात करें करंट अकाउंट बैलेंस की तो करंट अकाउंट बैलेंस जो है वो या तो सरप्लस होगा या फिर डेफिसिट होगा। करंट अकाउंट बैलेंस वो होता है जिसमें हम सारी गुड्स, सारी सर्विसेज का एक्सपोर्ट और सारी गुड्स और सारी सर्विसेज का इंपोर्ट काउंट करते हैं। और जब हम डिफरेंस लेते हैं, डिफरेंस के टाइम पर अगर हमारे एक्सपोर्ट्स ज़्यादा होते हैं एज कंपेयर टू इंपोर्ट, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज मोर देन इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो वो हमारा बैलेंस सरप्लस कहलाएगा। ऐसे सिचुएशन में हमारी जो क्रेडिट साइड होती है वो ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू डेबिट साइड। आपको पता है कि डेबिट साइड पेमेंट साइड होती है और क्रेडिट साइड इनकम साइड होती है। सो अगर आपकी इनकम साइड ज़्यादा होगी, आपने ज़्यादा एक्सपोर्ट किया है, आपको डॉलर्स ज़्यादा मिलेंगे, तो सिंपल है ना, आपका करंट अकाउंट सरप्लस कहलाएगा। सो एग्जाम में इनके ऊपर बेस्ड एमसीक्यूज आ सकते हैं जिसके लिए आपको ये टर्म्स याद रखनी पड़ेंगी। करंट अकाउंट सरप्लस कब होगा? जब आपके एक्सपोर्ट्स ज़्यादा होंगे, जब आपका क्रेडिट साइड ज़्यादा होगा, जब आपकी इनकम साइड ज़्यादा होगी, रिसिप्ट साइड ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू पेमेंट साइड। और सरप्लस बैलेंस होने का मतलब आपके पास जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो इंक्रीज होगा। कैसे? फॉर एग्जाम्पल मान लो आपने एक्सपोर्ट किया है $100 का और आपने इंपोर्ट किया है $80 का। इन दैट सिचुएशन आपको $80 देने हैं और $100 लेने हैं। $80 दोगे और $100 लोगे तो आपका रिजर्व इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? ऑब्वियसली इनफ्लो होगा आपका रिजर्व। आपके रिजर्व्स जो हैं वो इंक्रीज होंगे क्योंकि आपको $20 एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। और जब आपका करंट अकाउंट सरप्लस होता है तो इसका मतलब हमारी इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म कर रही है, हमारे एक्सपोर्ट्स ज़्यादा हैं, यानी हमारे डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स की डिमांड इंडस्ट्री में, फॉरेन मार्केट में ज़्यादा है। और अगर हमारा करंट अकाउंट सरप्लस में होगा तो इसका मतलब हम फ्यूचर में वर्ल्ड की बाकी कंट्रीज को अगर उधार देना चाहें, लैंडिंग करना चाहें तो कर सकते हैं। सो सरप्लस बैलेंस का मतलब है लैंडिंग, मतलब हम फ्यूचर में उधार दे सकते हैं वर्ल्ड की किसी भी कंट्री को क्योंकि हमारा अकाउंट सरप्लस में है। लेकिन इसके ऑपोजिट, अगर आपका करंट अकाउंट डेफिसिट में हुआ तो इसका मतलब आपके एक्सपोर्ट्स कम हैं और इंपोर्ट ज़्यादा हैं। अगर एक्सपोर्ट्स कम है और इंपोर्ट ज़्यादा हैं तो इसका मतलब आपकी डेबिट साइड ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू क्रेडिट साइड। डेबिट साइड होती है पेमेंट साइड और क्रेडिट साइड होती है इनकम साइड, जिसको हम रिसिप्ट साइड भी कहते हैं। सो अगर आपकी पेमेंट साइड ज़्यादा होगी, आपने इंपोर्ट ज़्यादा किया है, आपको ज़्यादा डॉलर्स देने पड़ेंगे,
तो इसका इफेक्ट क्या होगा, आपके फॉरेन रिजर्व्स में आउटफ्लो होगा, यानी आपको ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपके पास जो आपने इंपोर्ट किया है वो $100 का है और जो आपने एक्सपोर्ट किया है वो $80 का है। इन दैट सिचुएशन आपको $20 ज्यादा देने पड़ेंगे ना। तो जब आप $20 ज्यादा पे करोगे तो आपके रिजर्व्स डिक्रीज हो जाएंगे। और अगर आपका करंट अकाउंट डेफिसिट होगा, इसका मतलब इंटरनेशनल मार्केट में आपके प्रोडक्ट की ज्यादा डिमांड नहीं है, आपका प्रोडक्ट मार्केट में compete नहीं कर पा रहा है और आपको उधार की जरूरत है। सो अगर आपका अकाउंट सरप्लस में है तो आप उधार दे सकते हो, लेकिन अगर आपका अकाउंट डेफिसिट में है तो आपको बोरोविंग्स की जरूरत है, आपको खुद को उधार चाहिए अपनी इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए। सो ऐसे ही नेक्स्ट कंपोनेंट हमारे पास है कैपिटल अकाउंट। अब जैसे कि आपको ऑलरेडी पता है कि कैपिटल अकाउंट के भी फर्दर दो कंपोनेंट्स होते हैं, फर्स्ट इज बोरोइंग्स, सेकंड इज इन्वेस्टमेंट। तो बोरोइंग्स और इन्वेस्टमेंट को हमें सेपरेट बैलेंस नहीं करना होता है। करंट अकाउंट में हम सर्विसेज, गुड्स, इनविजिबल, इन सबको सेपरेट बैलेंस कर सकते हैं, लेकिन कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हमें ओवरऑल करना होता है। कैपिटल अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है जिसमें हम केवल और केवल उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं जो कंट्री की एसेट्स और लायबिलिटीज को इफेक्ट करती हैं, जिसमें बोरोविंग्स होती हैं, इन्वेस्टमेंट होती है, रीपेमेंट्स होती हैं। सो करंट अकाउंट का बैलेंस जो है वो डिफरेंट हो सकता है, लेकिन कैपिटल अकाउंट का बैलेंस या तो सरप्लस होगा या फिर डेफिसिट होगा। सरप्लस बैलेंस का मतलब होता है पॉजिटिव बैलेंस। पॉजिटिव बैलेंस होने का मतलब है कि इंडिया में जो इनफ्लो है वो ज्यादा होगा और आउटफ्लो कम होगा। यानी मान लीजिए कि इंडिया ने बोरोइंग्स की हैं, $100 की, और इंडिया ने इन्वेस्टमेंट की है $20 की। इंडिया ने लोन की रीपेमेंट भी की है, रीपेमेंट $60 की। अब अगर देखा जाए, इंडिया के द्वारा उधार लेना एक इनफ्लो है और दूसरी तरफ इंडिया के द्वारा वर्ल्ड की दूसरी कंट्री में पैसा इन्वेस्ट करना, उधार लिए गए पैसे को वापस करना, एक आउटफ्लो है। सो इन दैट सिचुएशन अगर इनफ्लो ज्यादा है आउटफ्लो के कंपैरिजन में, तो इसको हम कहेंगे सरप्लस बैलेंस, क्योंकि हमने उधार ज्यादा ले रखा है, हमें $100 मिलेंगे और हमने पेमेंट कितनी करनी है, $80 की, 20 + 60, $80। सो किसी भी सिचुएशन में अगर हमारा इनफ्लो ज्यादा है एज कंपेयर टू आउटफ्लो, तो उसको हम कहेंगे कि हमारा कैपिटल अकाउंट सरप्लस में है। और आपको यह भी पता होना चाहिए, जो भी इनफ्लो होता है वो क्रेडिट साइड रिकॉर्ड किया जाता है और जो भी आउटफ्लो होता है वो डेबिट साइड रिकॉर्ड किया जाता है। सिमिलरली जैसे करंट अकाउंट में था ना, कैपिटल अकाउंट में भी डेबिट और क्रेडिट सेम कॉन्सेप्ट है। जो भी पैसा आएगा, जो भी इनकम आएगी, उसको क्रेडिट साइड ही रिकॉर्ड करेंगे और जो भी पैसा जाएगा उसको हम डेबिट साइड ही रिकॉर्ड करेंगे। सो इसका मतलब आपका कैपिटल अकाउंट सरप्लस कब होगा, जब आपके इनफ्लोज ज्यादा हैं। आपका कैपिटल अकाउंट सरप्लस कब होगा, जब आपकी क्रेडिट साइड ज्यादा है एज कंपेयर टू डेबिट साइड। सो surplus balance under capital account arises when credit items are more than the debit items. It represents the net inflow of capital. इसका मतलब हमारे पास ज्यादा पैसा आ रहा है और आउटफ्लो कम है। लेकिन इसके ऑपोजिट बैलेंस जो है वो हमारा डेफिसिट भी हो सकता है। डेफिसिट बैलेंस का मतलब होता है कि हमने आउटफ्लो ज्यादा करना है, हमने पेमेंट ज्यादा करनी है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो किसी फॉरेनर ने इंडिया में पैसा इन्वेस्ट किया, FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, $80। किसी फॉरेनर ने इंडिया में पैसा इन्वेस्ट किया, इंडिया ने उधार भी लिया है, बोरोविंग्स, वो है $90। हमने $90 का उधार लिया है। दूसरी तरफ इंडिया ने वर्ल्ड की दूसरी कंट्रीज में पैसा इन्वेस्ट किया। सो इंडियन इन्वेस्टमेंट कितनी है,
मान लीजिए $180 और इंडिया ने लोन की रीपेमेंट की है $80। अब इसको अगर देखा जाए तो ये दोनों ही इनफ्लो है, किसी फॉरेनर के द्वारा इंडिया में पैसा इन्वेस्ट करना यानी इंडिया में पैसा आना, इंडिया के द्वारा उधार लेना यानी इंडिया में पैसा आना, तो ये इनफ्लो है जो कि है $170। जबकि ये दोनों आउटफ्लो हैं। इंडिया के किसी बंदे ने फॉरेन में पैसा इन्वेस्ट किया तो पैसा तो देना पड़ेगा ना, आउटफ्लो। और सिमिलरली लोन की रीपेमेंट करना, इसमें भी पैसा देना पड़ेगा, तो ये भी आउटफ्लो है। ये हो गया $260। अब देखा जाए तो आउटफ्लो ज़्यादा है, यानी क्रेडिट के कंपैरिजन में डेबिट साइड ज़्यादा है, पेमेंट साइड ज़्यादा है इनकम साइड के कंपैरिजन में, तो इसको क्या बोलेंगे? डेफिसिट बैलेंस। सो डेफिसिट बैलेंस अंडर कैपिटल अकाउंट अराइजेज when debit items are more than the credit items. It represents the net outflow of capital. इसके कारण हमारे जो आउटफ्लोज हैं वो ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू इनफ्लो। सो ये हमारे पास था कैपिटल अकाउंट का बैलेंस। लेकिन अगर हमें ओवरऑल बैलेंस फाइंड आउट करना है तो इसका बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। ओवरऑल बैलेंस का मतलब होता है जिसमें हम करंट अकाउंट का बैलेंस, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस और साथ में कुछ एरर्स और ओमिशंस ऐड करेंगे। अब यहां पर आपको पता होना चाहिए करंट अकाउंट का बैलेंस सरप्लस भी हो सकता है, डेफिसिट भी हो सकता है। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस सरप्लस भी हो सकता है, डेफिसिट भी हो सकता है। सो हमें इन सबको ऐड करना है। अगर डेफिसिट होगा तो नेगेटिव वैल्यू ऐड करेंगे, अगर सरप्लस होगा तो पॉजिटिव वैल्यू ऐड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपका करंट अकाउंट बैलेंस है -500 यानी डेफिसिट में है, और कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है +1000, और इसमें हम कुछ एरर्स और ओमिशंस ऐड करेंगे। एरर्स एंड ओमिशंस क्या होते हैं? अब देखो, जैसे कि आपको पता है बैलेंस ऑफ पेमेंट एक इंटरनेशनल लेवल की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है। तो कई बार क्या होता है, कुछ ट्रांजैक्शंस गलत रिकॉर्ड हो जाती हैं, उनकी अमाउंट गलत रिकॉर्ड हो जाती है और लास्ट में इस गलती के बारे में पता चल जाता है। सो अगर गलती के बारे में पता चल जाएगा तो उसको करेक्ट तो करना है ना। अगर नहीं पता चलता तो वो बात का बात है। मान लीजिए कि गलती पता चल जाती है तो उसको करेक्ट करने के लिए हमें एरर्स ऐड या माइनस करने पड़ेंगे। मान लो एक ट्रांजैक्शन थी $200 की, उसको हमने $100 रिकॉर्ड कर लिया और $100 रिकॉर्ड नहीं हो पाई, तो अब हम उसको ऐड कर देंगे ना $100। और सिमिलरली मान लो कई बार क्या होता है कि ट्रांजैक्शंस ना ओमिट हो जाती हैं, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड ही नहीं हो पाती, रिकॉर्ड करना ही भूल जाते हैं। ओमिशन का मतलब होता है रिकॉर्ड करना भूल गए, एरर्स का मतलब है गलती हो गई, ओमिशंस का मतलब है रिकॉर्ड ही नहीं की। तो अगर कोई ऐसी ट्रांजैक्शन है जो रिकॉर्ड नहीं की या फिर गलती से 2 बार रिकॉर्ड हो चुकी है, उसको भी करेक्ट करना पड़ेगा। मान लो $50। सो ये हो गया ओवरऑल बैलेंस, जिसमें करंट अकाउंट हमारा डेफिसिट है इसलिए माइनस में जाएगा, माइनस प्लस होगा तो माइनस, तो टोटल आपका आएगा $650। सो ओवरऑल बैलेंस जिसमें हम करंट अकाउंट का बैलेंस, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस, एरर्स और ओमिशंस, ये तीनों चीजें ऐड करते हैं। ये बैलेंस हम क्यों फाइंड आउट करते हैं? ताकि हमें पता लग सके कि ओवरऑल हमने पेमेंट करनी है या पेमेंट लेनी है। इंडिया वालों ने अमेरिका को पैसे देने हैं या पैसे लेने हैं, डॉलर्स देने हैं या डॉलर्स लेने हैं। सो ओवरऑल बैलेंस कैसा होगा, कितना होगा, ये फाइंड आउट करने के लिए हमें ओवरऑल बैलेंस फाइंड आउट करना ही पड़ता है। ओवरऑल बैलेंस में हम करंट अकाउंट के ट्रेड बैलेंस को, इनविजिबल बैलेंस को, कैपिटल अकाउंट के सरप्लस डेफिसिट को, एरर्स और ओमिशंस को, यानी सभी को रिकॉर्ड करते हैं। सो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि ये जो ओवरऑल बैलेंस है ना, ये यूज किया जाता है ये फाइंड आउट करने के लिए कि कंट्री के ऑफिशियल रिजर्व्स के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। क्योंकि आपको पता है इंटरनेशनल लेवल की ट्रांजैक्शंस को परफॉर्म करने के लिए हमारे पास फॉरेन रिजर्व्स होने चाहिए। अगर हम इंपोर्ट करेंगे तो फॉरेन रिजर्व्स में पेमेंट करनी पड़ेगी, अगर हम एक्सपोर्ट करेंगे तो बदले में हमें भी फॉरेन रिजर्व्स ही मिलेंगे। तो ओवरऑल बैलेंस से हम ये पता लगाते हैं कि कंट्री के सेंट्रल बैंक के
ऑफिशियल रिजर्व्स के ऊपर क्या डिफरेंस आएगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि आपका ओवरऑल बैलेंस पॉजिटिव आता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि आपका ओवरऑल बैलेंस आया $650, जो कि पॉजिटिव है। इसका मतलब आपने $650 रुपीज या फिर $650 रिसीव करने हैं अमेरिका से। इसका मतलब क्या होगा, आपके ऑफिशियल रिजर्व्स इंक्रीज होंगे। सो इन शॉर्ट, अगर आपका ओवरऑल बैलेंस पॉजिटिव है, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और एरर्स एंड ओमिशंस को ओवरऑल ऐड करने के बाद, तीनों का समेशन करने के बाद अगर आपका ओवरऑल बैलेंस पॉजिटिव आता है, तो इसका मतलब आपके ऑफिशियल रिजर्व्स इंक्रीज होंगे, सेंट्रल बैंक के पास जो डॉलर्स हैं वो इंक्रीज होंगे। लेकिन अगर आपका ओवरऑल बैलेंस नेगेटिव आता है, मान लो ये आ जाता है -650, इसका मतलब आपने अमेरिका को डॉलर्स पे करने हैं। अब डॉलर्स कहां से पे करोगे, आप तो रुपीस में पेमेंट करोगे ना, डॉलर्स तो सेंट्रल बैंक को देने पड़ेंगे। आप रुपीस में पेमेंट करोगे आरबीआई को, आरबीआई रुपीस अपने पास रखेगा और डॉलर्स के रिजर्व्स को पे करेगा अमेरिका को पेमेंट करने के लिए, क्योंकि अमेरिका थोड़ी रुपीस लेगा। आपने तो रुपीस में पेमेंट कर दी, लेकिन आरबीआई को डॉलर्स में से रिजर्व निकाल के अमेरिका को देने पड़ेंगे। यानी अगर आपका ओवरऑल बैलेंस नेगेटिव होता है, इन दैट सिचुएशन आपके ऑफिशियल रिजर्व्स जो हैं वो डिक्रीज होंगे। सेंट्रल बैंक के, आरबीआई के जो ऑफिशियल रिजर्व्स है डिक्रीज होंगे, क्योंकि पेमेंट करनी है। सो ऐसे ही नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास है इक्विलिब्रियम एंड डिसइक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब इक्विलिब्रियम आपके लिए एक नई टर्म नहीं है, ये टर्म आप 11th स्टैंडर्ड से यूज करते आ रहे हो। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है एक ऐसी सिचुएशन जिसमें इक्वालिटी होती है, जैसे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, मार्केट इक्विलिब्रियम, ये आप सब कर चुके हो। सिमिलरली बैलेंस ऑफ पेमेंट में इक्विलिब्रियम का होना मतलब ना ही आपने पैसा लेना है, ना ही किसी को पैसा देना है। भाई बैलेंस ऑफ पेमेंट एक ऐसी स्टेटमेंट है ना जिसकी हेल्प से हम ये पता लगाते हैं कि हमने कौन सी कंट्री के साथ कितनी ट्रांजैक्शंस परफॉर्म की हैं, और उन ट्रांजैक्शंस के बाद आखिरकार हमने सामने वाली कंट्री को पैसा देना है या फिर सामने वाली कंट्री से पैसा लेना है। बैलेंस ऑफ पेमेंट इसलिए बनाया जाता है। लेकिन भाई अगर दोनों साइड इक्वालिटी हो जाए, जितना पैसा हमने अमेरिका को देना है अगर उतना ही पैसा सामने से हमने अमेरिका से लेना है, तो हुआ ना इक्विलिब्रियम। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपने अमेरिका को $100 रुपीज पे करने हैं, ये हो गई बैलेंस ऑफ पेमेंट की पेमेंट साइड। रिसिप्ट साइड आपके पास बैलेंस आया कि आपने अमेरिका से $100 लेने हैं, यानी जितना पैसा लेना है उतना पैसा देना है। अगर आप अमेरिका को $100 देते हो तो बदले में अमेरिका आपको $100 दे देगा। तो क्या बताओ, इससे आपके सेंट्रल बैंक के रिजर्व्स में कोई डिफरेंस आएगा? ऑब्वियसली नहीं। इक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें पेमेंट्स और रिसिप्ट्स इक्वल हो जाती हैं, जितने पैसे लेने हैं उतने पैसे देने हैं, और आपके ऑफिशियल रिजर्व्स में कोई चेंज नहीं आता। आप $100 दोगे तो आपके $100 कम हो जाएंगे, आरबीआई के पास से $100 का रिजर्व कम हो जाएगा। लेकिन सामने से अमेरिका भी तो $100 देगा ना फिर आपको, तो फिर रिजर्व्स वहीं पर आ जाएंगे, जितने थे उतने ही रिजर्व्स हो जाएंगे। सो इक्विलिब्रियम एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर बैलेंस ऑफ पेमेंट की इनकम और एक्सपेंडिचर इक्वल होते हैं, पेमेंट्स और रिसिप्ट्स इक्वल होती हैं, डेबिट और क्रेडिट साइड इक्वल होती है। सो एग्जाम में आपको किसी भी तरह क्वेश्चन आ सकता है, आपको याद रखना है इनकम और एक्सपेंडिचर इक्वल होते हैं, पेमेंट और रिसिप्ट्स इक्वल होती हैं, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड इक्वल होती है। फॉरेन रिजर्व्स में कोई चेंज नहीं होता, आपका ओवरऑल बैलेंस 0 होता है, क्योंकि भाई सिंपल है ना, $100 आपने देने हैं, $100 आपने लेने हैं, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट तो 0 ही आएगा ना ओवरऑल। सो इट मीन्स आपका ओवरऑल बैलेंस 0 है। दूसरी तरफ जरूरी नहीं है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में इक्विलिब्रियम आए, डिसइक्विलिब्रियम भी आ सकता है। डिसइक्विलिब्रियम का मतलब होता है जब आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्वल ना हो। सो ऐसी दो सिचुएशंस हो सकती है ना भाई, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, या तो आप सरप्लस पे हो या फिर आप डेफिसिट पे हो।
सरप्लस का होना मतलब आपकी पेमेंट साइड कम है और इनकम साइड ज़्यादा है, रिसिप्ट साइड ज़्यादा है। यानी आपने पेमेंट कम करनी है जबकि आपको पैसा ज़्यादा आएगा। डेबिट साइड कम है, क्रेडिट साइड ज़्यादा है। या फिर हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि आपके आउटफ्लो कम है, आउटफ्लो कम है, इनफ्लो ज़्यादा है। सो डिसइक्विलिब्रियम का मतलब है इक्विलिब्रियम ना होना। इक्विलिब्रियम ना होने का मतलब क्या है? या तो सरप्लस या फिर डेफिसिट, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव। सो ऐसे सिचुएशन में आपके इनफ्लो ज़्यादा होंगे, क्रेडिट साइड ज़्यादा होगी, इनकम साइड ज़्यादा होगी, रिसिप्ट साइड ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू पेमेंट, डेबिट साइड, आउटफ्लोज। दूसरी तरफ ऐसा भी तो हो सकता है कि आपको ज़्यादा पेमेंट करनी है और आपकी रिसिप्ट साइड कम है, यानी आपको डेबिट साइड ज़्यादा है, क्रेडिट साइड कम है। आपका आउटफ्लो ज़्यादा है और इनफ्लो कम है। आपके एक्सपेंडिचर्स ज़्यादा हैं और इनकम कम है। सो ऐसे सिचुएशन में अगर आपका पेमेंट साइड ज़्यादा है, डेबिट साइड ज़्यादा है, आउटफ्लो ज़्यादा है, तो वो कहलाएगा डेफिसिट बैलेंस। इक्विलिब्रियम नहीं होगा, वो क्या होगा? डिसइक्विलिब्रियम। तो आपको याद रखना है डिसइक्विलिब्रियम दो सिचुएशंस हो सकती हैं और इक्विलिब्रियम में एक ही सिचुएशन होगी, इक्वल। डिसइक्विलिब्रियम में दो सिचुएशन, या तो कम या तो ज्यादा। सो यहां पर हमें फर्स्ट सरप्लस का एक्सप्लेनेशन दे रखा है। बैलेंस ऑफ पेमेंट का सरप्लस होना मतलब डिसइक्विलिब्रियम होना, क्योंकि इक्वालिटी तो नहीं है ना। सरप्लस की कंडीशन में हमारी जो रिसिप्ट साइड है वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू पेमेंट साइड, यानी हमारे इनफ्लोज ज़्यादा हैं एज कंपेयर टू आउटफ्लो। और अगर ऐसी सिचुएशन होगी, अगर रिसिप्ट साइड ज़्यादा होगी पेमेंट साइड के कंपैरिजन में, इन दैट सिचुएशन सेंट्रल बैंक के जो ऑफिशियल रिजर्व्स हैं वो इंक्रीज ही तो होंगे ना। क्योंकि अगर मान लो हमने $100 की पेमेंट करनी है और $120 रिसीव करने हैं, इन दैट सिचुएशन हमें $20 का सरप्लस होगा, हमारे ऑफिशियल रिजर्व्स $20 से बढ़ जाएंगे। दूसरी तरफ अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट होगा तो ये भी डिसइक्विलिब्रियम की ही कंडीशन है, क्योंकि इसमें पेमेंट और रिसिप्ट इक्वल नहीं है। यहां पर हमारी पेमेंट साइड ज्यादा होगी एज कंपेयर टू रिसिप्ट साइड, यानी हमारे आउटफ्लो ज़्यादा होंगे एज कंपेयर टू इनफ्लो, जिसके कारण हमारे ऑफिशियल रिजर्व्स जो हैं वो ऑब्वियसली डिक्रीज ही तो होंगे ना। मान लो आपने $120 की पेमेंट करनी है और $100 आपको रिसीव होने हैं, तो $100 आपको मिलेंगे, बदले में $120 देने पड़ेंगे। तो अगर $120 दिए जाएंगे तो आपके ऑफिशियल रिजर्व्स तो डिक्रीज ही होंगे ना। सेंट्रल बैंक के, आरबीआई के जो रिजर्व्स हैं वो डिक्रीज हो जाएंगे। सो ऐसे ही नेक्स्ट और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास है टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शंस। इसके रिगार्डिंग एमसीक्यू फाइनल एग्जाम में 100% श्योर है। अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन की, तो इंटरनेशनल लेवल पे बैलेंस ऑफ पेमेंट में दो तरह की ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की जाती हैं, परफॉर्म की जाती हैं, ऑटोनमस ट्रांजैक्शंस एंड अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस। सो दोनों को हम एक्सप्लेन करेंगे, जिसकी हेल्प से आपको इनके बीच का डिफरेंस भी समझ आ जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं ऑटोनमस ट्रांजैक्शंस की। ऑटोनमस ट्रांजैक्शंस कुछ ऐसी ट्रांजैक्शंस होती हैं जो इंटरनेशनल लेवल पर परफॉर्म की जाती हैं प्रॉफिट अर्न करने के लिए। ऑटोनमस ट्रांजैक्शंस इंटरनेशनल लेवल पे परफॉर्म की जाने वाली कुछ ऐसी ट्रांजैक्शंस हैं जिसको प्रॉफिट अर्न करने के लिए परफॉर्म किया जाता है, और इनकी परफॉर्मेंस जो है, इस तरह की ट्रांजैक्शंस को जो है वो करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट दोनों में परफॉर्म किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें करंट अकाउंट, तो करंट अकाउंट में हम एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स को रिकॉर्ड करते हैं। तो कोई भी बंदा हो भाई, वो गुड्स को इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्यों करता है? मुनाफा कमाने के लिए। सिमिलरली अगर आप एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट करते हो सर्विसेज की, तो उसमें भी आप मुनाफा ही कमाते हो ना। सो ऑटोनमस ट्रांजैक्शंस कुछ ऐसी ट्रांजैक्शंस होती हैं जो प्रॉफिट अर्न करने के लिए करंट अकाउंट में
परफॉर्म की जाती हैं, रिकॉर्ड की जाती हैं। जैसे अगर आप कोई भी गुड्स और सर्विसेज एक्सपोर्ट करते हो तो फ्री में तो करोगे नहीं, कुछ ना कुछ पैसा तो कमाओगे ना, एक्स्ट्रा अर्निंग तो करोगे ना, कोस्ट प्राइस पे तो सेल नहीं करोगे, प्रॉफिट मार्जिन तो रखोगे ना। सो इसीलिए ये करंट अकाउंट में परफॉर्म की जाती हैं, रिकॉर्ड की जाती हैं। ऑटोनमस ट्रांजैक्शंस कैपिटल अकाउंट में भी परफॉर्म की जाती हैं, जैसे कि लेंडिंग करना। मान लो आपने किसी को उधार दिया है तो भाई इंटरेस्ट तो चार्ज करोगे ना अपनी अर्निंग करने के लिए। आपने कहीं पर पैसा इन्वेस्ट किया है तो बदले में इंटरेस्ट भी तो मांगोगे ना। जितना भी आपने पैसा इन्वेस्ट किया है उसके ऊपर 10%, 11%, 20%, कुछ भी आपको इंटरेस्ट तो चाहिए ना। सो ऑटोनमस ट्रांजैक्शंस प्रॉफिट मोटिव ट्रांजैक्शंस होती हैं, जिसको करंट और कैपिटल अकाउंट दोनों में परफॉर्म किया जाता है, और इनका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना ही होता है। ये बैलेंस ऑफ पेमेंट के स्टेटस को नहीं ध्यान रखती, इंडिपेंडेंट होती है। बैलेंस ऑफ पेमेंट से ये इंडिपेंडेंट होती है, यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट चाहे सरप्लस है, चाहे इक्वल है, चाहे डेफिसिट है, इसको कुछ मतलब नहीं है, इसने अपनी ट्रांजैक्शन परफॉर्म करनी ही करनी है। और ऑटोनमस ट्रांजैक्शंस को हम अबव द लाइन ट्रांजैक्शन भी कहते हैं। अबव द लाइन ट्रांजैक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये मुनाफा कमाने के लिए परफॉर्म की जाती हैं, प्रॉफिट अर्न करने के लिए परफॉर्म की जाती हैं। सो इन शॉर्ट ऑटोनमस ट्रांजैक्शंस प्रॉफिट मोटिव ट्रांजैक्शंस होती हैं, जिनको परफॉर्म किया जाता है करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट में। क्योंकि ये मुनाफा कमाने के लिए हैं इसलिए हम इसको अबव द लाइन ट्रांजैक्शन भी कहते हैं। और जब ये ट्रांजैक्शन परफॉर्म की जाती हैं तो ये ट्रांजैक्शंस ये नहीं देखती कि बैलेंस ऑफ पेमेंट पॉजिटिव है, नेगेटिव है या इक्वल है। ये इंडिपेंडेंट होती है बैलेंस ऑफ पेमेंट से, अपने आप अपनी मर्जी से परफॉर्म की जाती हैं। वहीं पर दूसरी तरफ हमारे पास आते हैं अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन। अब जैसे कि आपको नेम से ही पता चल रहा है, अकोमोडेट करना मतलब किसी की मदद करना। इसका मेन मोटिव होता है हेल्प करना, किसी की मदद करना। सो अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस कुछ ऐसी इंटरनेशनल लेवल की ट्रांजैक्शंस होती हैं जिनको मदद करने के लिए परफॉर्म किया जाता है, और इनको हम केवल और केवल कैपिटल अकाउंट में ही रिकॉग्नाइज करते हैं, कैपिटल अकाउंट में ही रिकॉर्ड करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक्सटर्नल असिस्टेंस बोरोइंग्स, मतलब किसी से उधार लेना या किसी को उधार देना, लेकिन इंटरेस्ट चार्ज करके नहीं, सामने वाले की मदद करने के लिए। सो इसको हम अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन कहते हैं, जो कि केवल और केवल कैपिटल अकाउंट में ही रिकॉर्ड होती हैं। और क्योंकि ये मदद करने के लिए परफॉर्म की जाती हैं इसीलिए यहां पर बैलेंस ऑफ पेमेंट के स्टेटस को देखा जाता है, और ये डिपेंडेंट ट्रांजैक्शंस कहलाती हैं। क्योंकि अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस मदद करने के लिए परफॉर्म की जाती हैं, अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस होगा, डेफिसिट होगा, तभी इनको परफॉर्म करने की जरूरत है। अगर वो ऑलरेडी इक्वल है तो फिर तो मदद करने की जरूरत ही नहीं है ना किसी भी इकोनॉमी की। सो क्योंकि ये हेल्पिंग मोटिव के लिए परफॉर्म की जाती हैं इसलिए हम इनको बिलो द लाइन ट्रांजैक्शन भी कहते हैं। सो इन शॉर्ट अगर दोनों के बीच का डिफरेंस देखना हो तो ऑटोनमस ट्रांजैक्शन प्रॉफिट मोटिव के लिए, हेल्पिंग मोटिव के लिए, दोनों अकाउंट में रिकॉर्ड की जाती हैं, सिर्फ और सिर्फ कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड की जाती हैं। ऑटोनमस ट्रांजैक्शन जो हैं वो बैलेंस ऑफ पेमेंट के स्टेटस को नहीं देखती, इंडिपेंडेंट होती हैं, जबकि अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन बैलेंस ऑफ पेमेंट के स्टेटस को देखती हैं, उसको इक्वलाइज करने के लिए परफॉर्म की जाती हैं और उन्हीं के ऊपर डिपेंड करती है। इसको हम अबव द लाइन ट्रांजैक्शन और इनको हम बिलो द लाइन ट्रांजैक्शन भी कहते हैं। लास्ट हमारे पास आता है बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट के बीच का डिफरेंस। बहुत ही सिंपल है, जैसे कि आपको पता है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट दो हिस्सों में बटा हुआ है, करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट के फर्दर हमारे पास दो कंपोनेंट होते हैं, पहला विजिबल ट्रेड और दूसरा इनविजिबल। अगर हम बात करें विजिबल ट्रेड की तो भाई विजिबल ट्रेड ही है जिसको हम बैलेंस ऑफ ट्रेड कहते हैं। सो दोनों के बीच का डिफरेंस तो बहुत बड़ा है, आपके सामने है।
बैलेंस ऑफ पेमेंट एक हेड है, जबकि बैलेंस ऑफ ट्रेड एक छोटा सा पार्ट है। पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस, बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो एक वाइडर कॉन्सेप्ट है, बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो एक नैरो कॉन्सेप्ट है। सेकेंड डिफरेंस, बैलेंस ऑफ ट्रेड में हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बीच का डिफरेंस लेते हैं ऑफ गुड्स ओनली, जबकि बैलेंस ऑफ पेमेंट एक ओवरऑल बैलेंस होता है और इसमें हम करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, एरर्स एंड ओमिशंस सभी का डिफरेंस लेते हैं। सो इन शॉर्ट, बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस है। इन्हीं कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बेस्ड अब हम कुछ एमसीक्यूज, एजर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चंस करने वाले हैं। लेकिन भाई वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक तो बनता है, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा भाई, क्योंकि आने वाले समय में जितने भी लेक्चर्स हम आपके लिए प्रोवाइड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको तभी मिलेगा ना जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। तो सब्सक्राइब का बटन है ना रेड कलर का, उसको क्लिक कर दीजिए। साथ में आपके बेल आइकन अपेयर होगी, उसको क्लिक कर दीजिए। बेल आइकन के साथ आपको ऑल नोटिफिकेशंस के ऊपर क्लिक करना है भाई। जब आप ऑल नोटिफिकेशंस के ऊपर क्लिक करेंगे तब आपको नोटिफिकेशन आना स्टार्ट हो जाएंगे और आप हमारे कोई भी लेक्चर को मिस नहीं कर पाएंगे। सो चलिए, ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। फर्स्ट हमारे पास है, अ कंपनी लोकेटेड इन इंडिया received a loan from company located abroad. How is this transaction is recorded in India's balance of payment account? अब ऐसे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको इन क्वेश्चंस को अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि आपको पता है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट के दो सेपरेट कंपोनेंट्स हैं, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। अगर हम बात करें करंट अकाउंट की तो इसमें डेबिट साइड होता है और क्रेडिट साइड भी होता है। सिमिलरली कैपिटल अकाउंट में भी डेबिट साइड होता है और क्रेडिट साइड होता है। तो आपको पूरा क्लियर कट बताना है, एक कंपनी है इंडिया की जिसने लोन रिसीव किया है वर्ल्ड की दूसरी कंपनी के पास से, तो इसको कहाँ रिकॉर्ड करोगे? तो सबसे पहले यहां पर लोन की बात कर रहे हैं, बोरोविंग्स की बात कर रहे हैं। बोरोविंग्स कैपिटल अकाउंट का पार्ट होता है, यानी आएगा ये कैपिटल अकाउंट में। लेकिन कैपिटल अकाउंट में कहाँ, डेबिट या क्रेडिट? तो सिंपल है ना, पैसा मिल रहा है, रिसीव हो रहा है, लोन मिल रहा है, और जब भी इनफ्लो होता है, पैसा मिलता है, तो उसको क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन सी, क्रेडिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट। तो ऐसे ही आपको सेकंड क्वेश्चन भी अटेंड करना है। अब हम इसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली इसका आंसर बताएंगे। वीडियो को पॉज करके आप अपने आंसर को चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन है, an Indian company located in India invested in the company located abroad. This transaction is entered in the India's balance of payment account on, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, डेबिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट। क्योंकि भाई इंडिया ने पैसा इन्वेस्ट किया है तो इन्वेस्टमेंट तो कैपिटल अकाउंट का पार्ट होता है, और क्योंकि पैसा देना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट करने के लिए, पैसा जा रहा है आउटफ्लो, इसलिए डेबिट साइड। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, ये सभी इन्वेस्टमेंट के टाइप्स हैं। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन डायरेक्ट, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट दोनों सेम होते हैं। सो ऐसे ही फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास है, सरप्लस इन करंट अकाउंट अराइजेस व्हेन, करंट अकाउंट में सरप्लस कब होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, व्हेन क्रेडिट साइड इज मोर देन डेबिट साइड, जब इनकम साइड ज्यादा होगी एज कंपेयर टू एक्सपेंडिचर साइड। फिफ्थ क्वेश्चन हमारे पास है, विच अकाउंट हैज अ डायरेक्ट इंपैक्ट ऑन द इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट? वो कौन सा अकाउंट है बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो एक इकोनॉमी की इनकम, प्रोडक्शन और एम्प्लॉयमेंट के ऊपर डायरेक्ट इंपैक्ट डालता है? सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज करंट अकाउंट। और इसका रीजन क्या है? करंट अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है जिसमें हम इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट की बात करते हैं। सो जब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बढ़ते हैं तो वहां की इनकम, प्रोडक्शन और एम्प्लॉयमेंट सभी बढ़ती है। दूसरी तरफ सिक्स्थ क्वेश्चन जो कि मिलता जुलता क्वेश्चन है, विच अकाउंट डज नॉट हैव अ डायरेक्ट इंपैक्ट ऑन इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट? तो इसका आंसर है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट का डायरेक्ट इंपैक्ट नहीं होता है, क्योंकि कैपिटल अकाउंट में पहले पैसा इन्वेस्ट किया जाता है या फिर बोरोइंग्स की जाती हैं, फिर उसको यूज किया जाता है, फिर प्रोडक्शन बढ़ती है, फिर एम्प्लॉयमेंट मिलती है, फिर जाकर कहीं पर इनकम बढ़ती है।
सो कैपिटल अकाउंट में बोरोविंग्स और इन्वेस्टमेंट का डायरेक्ट इंपैक्ट नहीं होता है, जबकि करंट अकाउंट का डायरेक्ट इंपैक्ट होता है। नेक्स्ट हमारे पास है असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन। फर्स्ट हमारे पास है ऑटोनमस आइटम्स कॉजेज मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस द बॉर्डर। ऑटोनमस ट्रांजैक्शंस कुछ ऐसी ट्रांजैक्शंस होती हैं जिसमें हम गुड्स, सर्विसेज, बोरोविंग्स, इन्वेस्टमेंट सब कुछ रिकॉर्ड करते हैं। तो यस, ये स्टेटमेंट ट्रू है। ऑटोनमस आइटम्स में, ऑटोनमस ट्रांजैक्शंस में गुड्स और सर्विसेज की मूवमेंट होती है। अकोमोडेटिंग आइटम्स कॉज टू क्लियर द डेफिसिट और सरप्लस इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। अकोमोडेटिंग आइटम्स कुछ ऐसी आइटम्स होती हैं जो हेल्प पर्पस के लिए बैलेंस ऑफ पेमेंट को डेफिसिट और सरप्लस से बचाने के लिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट को इक्वल करने के लिए परफॉर्म की जाती हैं। तो ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। यानी दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू है, लेकिन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है असर्शन करंट अकाउंट इज अ पार्ट ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड, और रीजन लिखा है करंट अकाउंट रिकॉर्ड्स एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड ट्रांसफर पेमेंट। तो यहां पर हमारा जो असर्शन है वो फॉल्स है। करंट अकाउंट इज अ पार्ट ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड, ऑपोजिट लिख रखा है। बैलेंस ऑफ ट्रेड इज अ पार्ट ऑफ करंट अकाउंट। अभी हमने आपको एक्सप्लेन किया था। यहां पर बैलेंस ऑफ ट्रेड इज अ पार्ट ऑफ करंट अकाउंट, करंट अकाउंट इज नॉट अ पार्ट ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो ऑपोजिट लिख रखा है। तो असर्शन अगर फॉल्स है तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने डिटेल में डिस्कस किया बैलेंस ऑफ पेमेंट के बैलेंस के बारे में, करंट अकाउंट बैलेंस, कैपिटल अकाउंट बैलेंस, ओवरऑल बैलेंस, और साथ ही साथ इक्विलिब्रियम और डिसइक्विलिब्रियम। सो अगर लेक्चर अच्छा लगे तो भाई लाइक और शेयर कर दीजिएगा अपने सभी फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि आपके लाइक्स और शेयर्स हमें मोटिवेट करते हैं ज़्यादा से अच्छे से कंटेंट प्रिपेयर करने के लिए और जल्दी से जल्दी आपका सिलेबस कंप्लीट करने के लिए। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।